नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। कनाडा और भारत के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों की ओर से कूटनीति के मैदान में कई कदम उठाए गए। पहले दोनों देशों ने अपने यहां से राजनयिकों को निकाल दिया। इसके बाद दोनों देशों की ओर से अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई और अब भारत ने कनाडा में अपने हाई कमीशन में वीजा सर्विस बंद कर दी है। इस बीच खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं को कनाडा छोड़कर भागने की धमकी दी है, जिस पर कनाडा की सरकार खामोश है। भारत और कनाडा के इन्हीं बिगड़े संबंधों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रंजीत राय जी, जो फॉर्मर डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशंस हैं, और साथ ही रिटायर्ड ऑफिसर यूके देवनाथ जी। सर, आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है। पारंपरिक रूप से दोनों ही देशों के बीच में संबंध काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह की तलखी आ रही है, क्या कहेंगे आप? किस ओर जा रहे हैं हम? जब से जस्टिन ट्रूडो G20 के बाद वापस गए हैं, दोनों देशों ने ये उम्मीद की थी कि अब शायद G20 में जो छोटी मोटी भ्रमित धारणा हुई है, उसको शायद खत्म करने की ओर कनाडा के प्रधानमंत्री अग्रसर होंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि कनाडा में जाते ही उन्होंने विशेष परिस्थितियों में कनाडा के पार्लियामेंट में कुछ ऐसे जवाब दे दिए, बयान दे दिए, जो कि शायद भारत और कनाडा के दूरगामी लॉन्ग टर्म रिलेशंस के लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। इतने सालों से, दशकों से भारत और कनाडा पास पास थे, दोस्त थे और आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे हर मुद्दे पर, चाहे वो डिफेंस हो या अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कूटनीतिक संबंध हो। हम दोनों तो अच्छा व्यापार भी करने वाले थे। भारत और कनाडा के बीच में व्यापार तकरीबन $4 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है और $4 बिलियन का हमारा इंपोर्ट है। $8 बिलियन का व्यापार है, जो कि अगले कुछ ही वर्षों में बढ़कर तकरीबन $30 बिलियन होने वाला था। ऐसे हालत में जस्टिन ट्रूडो ने अपने कुछ लूज और शायद भ्रमित बयान देकर दोनों के देशों के बीच में जो कटुता उत्पन्न कर दी है, उस कटुता से तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे दोनों देश बाहर निकलेंगे। और अब तो भारत ने भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ टिट फॉर टैट का इस्तेमाल करते हुए, हमने भी कनाडा के लोगों को कहा है कि यू आर ऑल्सो नॉट वेलकम। आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो हम भी आपको वीजा इतनी आसानी से नहीं देंगे। हो सकता है कि कनाडा भी ऐसा ही कुछ रुख अख्तियार कर ले। इसके बाद तो अगला कदम यही है कि दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पर अपने जो एम्बेसीज हैं उसको बंद करने पर विचार करें। तो शायद कनाडा के जो राजनीतिज्ञ हैं, खासतौर से वहां पर वह राजनीतिज्ञ जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, उन्हें तुरंत कुछ कदम लेना चाहिए ताकि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो इस एक तरफा बयानबाजी से बचें और जो भी भविष्य में बयान दें, भारत के साथ अपने भविष्य के संबंधों को पहले परख कर, सोच कर, उसके बाद ही बयान दें। जी रंजीत जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? ये जो टिट फॉर टैट जो सर ने वर्ड यूज किया, ये जो चल रहा है दोनों देशों की तरफ से, पहले राजनयिकों को निष्कासित किया गया, फिर वीजा के लिए फिलहाल एडवाइजरी जारी कर दी गई, तो ये हम किस ओर जा रहे हैं? क्या पॉलिटिकल कंपल्शन है ट्रूडो के लिए? बिल्कुल ठीक, इन्होंने समझा दिया आपको और आपने भी समझा दिया है कि इस स्थिति में क्या हो गया है। BL सर्विसेज जो वीजा देते थे भारत के लिए, वो सस्पेंड कर दे, तो अभी कोई वीजा नहीं मिलेगा कैनेडियन को। तो ये अप टू डेट पोजीशन है। लेकिन हमें समझना चाहिए कनाडा कैसा है। कनाडा एक देश था जिसके साथ अमेरिका की बड़ी संबंधी थी। डिफेंस ओरिएंटेड अमेरिका संभालता है, ट्रेड उनका दोनों का बहुत जबरदस्त है। तो इसलिए जब तक अमेरिका और भारत की नहीं थी, जो अब हो गई है 10 साल पहले से, उस वक्त ये हम जो कह सकते हैं इसको इंटरनेशनल बोल रहे हैं, इंडिया कनाडा खालिस्तान राव। ये जो शुरू हुआ था जब भिंदरनवाला साहब ने ले लिया था अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, और खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुई थी। कनाडा ने मदद की, पाकिस्तान की, और पूरी
कम्युनिटी जो मुस्लिम की थी कोशिश कर रही थी कि पूंजी दो ताकि एक स्टेट बन जाए खालिस्तान। ना वो इतिहास है, सब लोगों को पता है क्या हुआ, कितने लोग मरे, कितने लोग थे। तो खालिस्तान उस वक्त बहुत शुरू हो गया था। अब क्या हालत है कनाडा में? कनाडा में 2% जो उसकी पॉपुलेशन है वो सिख पॉपुलेशन है। ये काफी पैसे वाले हैं, उनके पास पूंजी है, उनके पास सिख। उस वक्त उन्होंने सोचा कि अगर जो हम आर्म्स एम्युनिशन और पैसा देंगे तो हमारा खालिस्तान बन जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह का जो देश था वो आ जाएगा वापस। तो ये गर्मी की वजह से खालिस्तान मूवमेंट बहुत तगड़ा हो गया। हमें तो पता है जो हमारे डीजी रिवेरो से हुआ, सर्विस में था तो मैं सुरक्षित नेवी में रहना पड़ा। जो पंजाब वापस आता है, कौन है, क्या किया उसने, किस गांव में गया, किससे मिला, ताकि वो पता चले कि ये भाई कौन जो है खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कनाडा में एक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ट्रूडो साहब को पॉपुलेशन में एक कैनेडियन फ्रेंच स्पीकिंग क्यूबेक भी है, और ये जो सरदार पॉपुलेशन है, सिख पॉपुलेशन है, गुरुद्वारे हैं, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। ये पॉलिटिक्स में भी है। उनका डिफेंस मिनिस्टर भी एक सरदार था, उनके बाकी मिनिस्टर भी ये थे। तो उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, उनको खालिस्तान मूवमेंट में बहुत सपोर्ट मिला। तो अब आते हैं स्थिति क्या हो गई। भारत खालिस्तान एयर इंडिया प्लेन भी गिराया था, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने मदद नहीं की। और जो हमारे सरदार लोग गए थे, बहुत टफ कम्युनिटी है, उन्होंने वहाँ डेयरी प्रोड्यूस और फॉरेस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त काम किया। कनाडा एक बड़ा पैसे वाला देश बन गया, और उन्होंने इंडियन इमिग्रेंट्स को आने के लिए ओंटारियो, वैंकूवर वगैरह जगह में बहुत आसानी से जा सकते थे लोग, और वहाँ रेजिडेंट बन जाते थे क्योंकि उनकी थोड़ी पॉपुलेशन कम है। तो इस वजह से एक वेरी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी was able to fund Khalistan, and of course at that time India could not manage to do much about it because America was also keeping silent on this, and the definition of terrorism जो है यूनाइटेड नेशन में वो आज तक बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर जो कौन है वो टेररिस्ट, जो किसको सपोर्ट करता है, अपने देश की बात को सपोर्ट कर रहा है, तो ये इज नॉट अ टेररिस्ट। तो ये कंफ्यूजन में जब ये G20 की मीटिंग हुई थी, तो प्रधानमंत्री ने जिन्होंने जबरदस्त काम दिखाया है, भारत की इज्जत बढ़ाई है और बोला है कि टेररिज्म को बंद करेंगे, जिसने इतने सालों से भारत में तंगी दी हुई है। और पिछले हफ्ते आपने ये भी देखा 6 दिन अनंतनाग में क्या हुआ। तो ये है भयानक टेररिज्म की बीमारी। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरा ख्याल मीडिया रिपोर्ट की कि उनको बोला कि भाई ट्रूडो साहब, थोड़े हमारे से आप यंग हैं, बहुत दूर से आए हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा ये खालिस्तानी के बारे में। अब ये हो गया, ट्रूडो साहब के बेचारे के प्लेन भी थोड़ी जो वापस जाने के लिए कुछ प्रॉब्लम आ गया। प्रधानमंत्री ने बड़े अपने दिल के साथ बोला, मेरा जो भारत है प्लेन वो आप इस्तेमाल करके जाइए। लेकिन मैंने सुना मीडिया वगैरह में आया कि उन्होंने कहा देखो एक और दिन मिल गया है, मैं लड़के को अपने दिखाता हूँ ताजमहल। तो मैं लंबी कहानी एक छोटी कर देता हूँ कि वो शायद गए थे ताजमहल देखने के लिए, पक्का नहीं है ये। लेकिन जब वो वापस गए उधर, आपको समझना चाहिए कि एक 5 आइज एजेंसी है, वो एक एजेंसी इंटेलिजेंस है वेस्टर्न साइड की। उन्होंने कुछ रिपोर्ट डाला था कि ये जो एक हमारे टेररिस्ट हैं झज्जर, कुछ कहा कि शायद भारत का शायद हाथ है उसमें। अब ट्रूडो साहब ने ये जोर से बोल दिया, ऑफ कोर्स ही इज रिग्रेटिंग इट नाउ, बट जब उन्होंने ये बोला तो जयशंकर साहब ने बोला इट इज एब्सर्ड जो उन्होंने बोला है। क्या सबूत है कि ये भारत को आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं पूरी दुनिया में। तो उस वक्त उन्होंने एक हमारे डिप्लोमेट, मेरे ख्याल उनका नाम भी मेरा जैसा है, राय
उनको एक्सपेल किया था, उधर से हमने भी एक्सपेल कर दिया इनका एक डिप्लोमेट। और कहते हैं कि ये दोनों डिप्लोमेट जो था, आजकल नए ज़माने में जब आप किसी देश में कुछ एजेंसी के होते हैं तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई मैं इस एजेंसी के लिए काम करता हूँ। तो अब वो बहुत बड़ी बात हो गई, और अब उन्होंने जो समझाया, मेरे को कमेंटेटर हैं और आपने भी समझाया कि ये वीज़ा सर्विसेज बंद हो गई। और हमने एक एडवाइजरी दी, भारत ने एक एडवाइजरी दी चाहे कनाडा में, कि भाई भारत के जो निवासी हैं उधर कम्युनिटी के, आप बिल्कुल संभाल के रहिए क्योंकि आपके खिलाफ कुछ हो सकता है। सर बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे से पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की। और जैसा आपने बोला, G20 समिट में सभी ने सीधे सीधे देखा कि मोदी जी ने काफ़ी कोल्ड शोल्डर दिया था ट्रूडो को, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ जाने के बाद उन्होंने एलिजिडली, जैसे आपने बोला, निज्जर की किलिंग में इंडिया के शामिल होने की बात कही और इतना लूज स्टेटमेंट दिया। आई एम श्योर ये अपने होम ऑडियंस को केटर करने की कोशिश की थी उन्होंने, और मतलब मजबूरी में कही हुई बात समझ में आ रही है, क्योंकि कोई भी पीएम इस तरह के बयान देने के पहले सोचेगा जब तक कि उसके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। हरप्रीत सिंह निज्जर के मौत में भारत का कोई रोल नहीं है, ऐसा भारत सरकार ने भी कहा है। और ऐसा भारत के जो पूर्व रॉ के चीफ थे श्री अमरजीत सिंह दुलत, उन्होंने भी मीडिया में आके कहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत कभी भी इस तरह की ओखी हरकतें करके, किसी को मार के हमारी जो डिप्लोमेसी है उसको आगे बढ़ाएं, भारत ऐसी चीजों पे यकीन नहीं करता। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है, हजारों साल की संस्कृति है। हम दुश्मन को भी अपने साथ मिलाने में यकीन रखते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री कनाडा के हैं, जो उनकी एक मजबूरी है जो कि हम समझते हैं। उनकी जो सरकार है वो थोड़ा माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। जब 2021 में इलेक्शन हुए तो उनको करीबन 10 सीट कम पड़ रहे थे बहुमत के लिए। तो एक भारतीयों की पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसमें कि हिंदू और सिख दोनों ही हैं, लेकिन सिख का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और उसके जो नेता हैं जगमीत सिंह धालीवाल, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को समर्थन दे दिया। तो अब जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो ये जगमीत सिंह धालीवाल की जो पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, इसी के बैसाखी पर टिकी हुई है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। देखिए, कनाडा की पॉपुलेशन करीबन 3.8 करोड़ है, जिसमें कि 24 लाख भारतीय हैं। और ये सब भारतीय जो हैं वहां वेल ऑफ हैं, वेल टू डू हैं, बहुत मेहनती हैं। इन 24 लाख भारतीयों में से तकरीबन 8 लाख सिख हैं। और ये सिख जो हैं ये कनाडा की आर्थिक व्यवस्था के और पॉलिटिकल सिस्टम के बहुत मजबूत हिस्से हैं। वो कनाडा की डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ लॉबिंग का बड़ा वैल्यू है। ये सिख जो हैं ये सब वहाँ पर कनाडा की सरकार को फंडिंग भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अब भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो किसी तरह से मजबूत होने चाहिए। तो पहल किसके करनी चाहिए? नहीं सर, देखिए, अभी फिर किसी की हत्या की गई है और फिर कनाडा और खालिस्तानी जो वहाँ पर हैं उनका ये कहना है कि इंडियन एजेंट्स का काम है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? ये सरासर बकवास है, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। अभी जो हत्या हुई है सुखदल सुक्का की, सुखदल सुक्का तो गैंग वार में मारा गया है। और इसका तो रिकॉर्ड ही था कि वो चरसी है, खुद भी ड्रग लेता है, ड्रग की पेडलिंग भी करता है, और अलग अलग गुरुद्वारों पर कब्जा करने के लिए एक गैंग वार चल रहा है। अब लेटेस्ट तो ये भी है कि उसके किलिंग को गोल्डी बरार के गुट ने ओन अप कर लिया है। जो लॉरेंस ग्रुप है उन्होंने बोल दिया है कि हम ही ने इसकी सुखदल सुक्का की हत्या की है। तो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप जो है ऐसी हरकतें करता रहता है, पहले भी करता रहा है। सुखदल सुक्का जो है वो भारत में थोड़ा एक्सटॉर्शन का काम करता था। उसने भारत में, पंजाब में, हरियाणा और राजस्थान में अपने गुर्गे पाले हुए हैं। एक्सटॉर्शन रैकेट में उसने अपने गुर्गों को आगे कर करके वो मौत की भी धमकियां देता रहता है। तो ये गैंग वार में मारा गया है। अगर कनाडा की सरकार के पास कोई सबूत है,
मैं एविडेंस के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर उनके पास कोई साइंटिफिक सबूत हैं तो वो भारत सरकार के साथ उसे शेयर करें, ताकि भारत सरकार भी उनको समझा सके कि ये सब जो मौतें हैं इसमें भारत सरकार को कोई हाथ नहीं है। ये कनाडा की सरकार मेरे ख्याल से थोड़ा सा बचपना दिखा रही है भारत के साथ, अपने इतने दशकों के अच्छे संबंधों को खराब करने की तरफ इस तरह से अग्रसर हो रही है। हम तो चाहते हैं कि कनाडा के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप हो, हम चाहते हैं कि कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। हम तो बड़ी मेहनत से सीपा के लिए अक्टूबर में हम लालायित थे कि अक्टूबर में ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम साइन करें, ताकि हमारा जो ट्रेड है वो मौजूदा 8 बिलियन से बढ़ के 18 बिलियन क्या 30 बिलियन तक हो जाए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरे कराए पर, मैं कह सकता हूं, हिंदी का मुहावरा है, पानी फेर दिया। बिल्कुल बिल्कुल रंजीत जी, अगर आप ये देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत साल पहले ही इतनी बड़ी लिस्ट दी थी उनको जो आतंक फैला रहे हैं, उसके बावजूद भी कनाडा सरकार उस पर बिल्कुल लचर रही, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आज जिस तरह के एलिगेशंस लगा रही है तो उस पर क्या कहा जाए? क्या इसको स्टेट किलिंग का नाम देना क्या सही होगा? बिल्कुल, मेरे ख्याल में मैं तो कह सकता हूं एज अ वॉचर ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स, ये बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट बनाई है जो उधर से ट्रूडो साहब ने बनाई है, कि इतनी इमेच्योर स्टेटमेंट नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बनाते हैं, लीडर कभी नहीं बनाता है ऐसा इमेच्योर स्टेटमेंट। तो ये आप देखिए, समझ गए हैं पॉलिटिक्स के बारे में, कौन किसकी किलिंग। लेकिन ये भी पता होना चाहिए आपको, बहुत फाइनेंस आता है कनाडा के रिश्तेदारों से इस कम्युनिटी पंजाब में, तो उनको भी कुछ सिंपैथी है। वो भी पंजाब वेरी बॉर्डर स्टेट है, और पाकिस्तान के साथ जो हमने देखे हालत था बहुत ही खराब थे उस वक्त। तो टेररिज्म को बहुत फायदा मिला है पाकिस्तान में कनाडा से। और अभी देखिए अमेरिका ने देखिए कौन सा स्टेटमेंट बनाया है, उन्होंने बोला है देयर शुड बी ए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। अब भारत कभी भी नहीं ऐसा माना है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो, आप अपनी एविडेंस दिखाइए। अब कोर्ट्स ऑफ लॉ आर अवेलेबल इन इंडिया। अभी जब बॉम्बे में भी वो हुआ था अटैक पाकिस्तान की तरफ से, तभी भी उन्होंने बोला भाई आप अपना एविडेंस लाइए कोर्ट्स में, कुछ भारत में आपको कुछ ट्रस्ट होना चाहिए एविडेंस में, कि क्या उसकी एविडेंस चेक होगी और बताएंगे। तो मुझे भी याद है उस जमाने में जब किसी को भेजा था कि भाई आप उधर जाइए भारत, तो रिपोर्ट कीजिए पुलिस को, तो वो उसने बोला मैं भारत थानेदार को नहीं रिपोर्ट करूँगा, मैं उनके पॉलिटिकल पार्टी को जाके रिपोर्ट करूँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 9/11 की बात कर रहा हूँ, मुंबई के बारे में। तो यही हो गया है, अमेरिका ने बीच में थोड़ा दाखिला दिया है कि दीज टू नेशंस मस्ट सिट डाउन, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी गंभीर बात हो गई है पूरी दुनिया के लिए। कहते हैं इट इज द कनाडा इंडिया खालिस्तान राव। रंजीत जी, आपको नहीं लगता कि कनाडा भी वही गलती कर रहा है जो एक समय में पाकिस्तान ने किया था? फर्क सिर्फ इतना है कि कनाडा में भारतीय मूल के 21 लाख लोग रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भी है कि भारत की अब इज्जत इस पे किसी ने कुछ काली दाल को गिराया है भारत की इज्जत पे पूरी दुनिया में कि ये किलिंग हुई है। और हमने समझाया है कि ये जब तक क्लियर नहीं होगी मेरे ख्याल थोड़ा चलेगा, या अपॉलॉजी मिले या कुछ हो, मेरे को पता है इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या होता है। लेकिन रिलेशंस आर एब्सोल्युटली डाउन, वीजाज आर सस्पेंडेड, business also will get affected, Indians in Canada will get affected, Canadians in India may get affected, economy will suffer a little in Canada and very little in India. जी हाँ सर, मैं अगला सवाल मैं यही पूछने वाली थी। देवनाथन सर, आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कनाडा और इंडिया के बीच में रिश्ते इस तरह से तल्ख होते हैं तो वहाँ रह रहे लोगों पर इसका, चाहे वो सरदार हो या अलग अलग कम्युनिटीज़ हो, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनके कारोबार पर, उनके काम धंधों पर? देखिए, जहां तक कनाडा के वह भारतीय हैं जो कि वहां पर पढ़ने गए हैं या टूरिस्ट हैं या वर्क वीसा लेके गए हैं, उन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो भारत सरकार ने अब बोला है कि हम कनाडा के नागरिकों को वीसा देने के लिए फिलहाल एक छोटा सा समय है, अनिश्चित काल के लिए नहीं है, फिलहाल टिल फर्दर डिक्लेरेशन।
हम कनाडा के नागरिकों को वीजा नहीं देंगे, इससे कनाडा में जो भारतीय हैं जिन्होंने हैं तो भारतीय मूल के लेकिन कनाडा की नागरिकता ले ली है, उनको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। विदेश मंत्रालय ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि जिन लोगों को आज तक वीजा मिल गया था क्या उनका वीजा भी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में कनाडा में जो भारतीय हैं जो कि कनाडियन नागरिक बन गए हैं वो दिवाली के टाइम पे भारत में आते हैं, क्योंकि काफी बड़े बड़े पर्व मनाए जाते हैं पंजाब में। तो शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आज तक जिनको भारत सरकार ने भारत में आने के लिए वीजा दे दिया था, भारतीय मूल के लोग, उनका वीजा जो है वो मान्य रहेगा। हाँ, जहां तक कनाडा के जो लोग हैं जो कि टूरिस्ट के हिसाब से भारत में आते थे या बिजनेस करने के लिए भारत में आते थे, उनको तो पहले भी कनाडा की सरकार ने वार्न कर दिया था कि भारत में आप होशियारी से जाएं, कश्मीर ना जाएं, मणिपुर ना जाएं। तो मेरे ख्याल से इससे बिजनेस पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा की सरकार जो है वो अब थ्योरेटिकल चीजों को छोड़कर और मानवाधिकार के बारे में फॉल्स क्लेम करके भारत को दबाने की कोशिश ना करे, ताकि दोनों देश एक साथ मिलकर फिर से बातचीत करके फिर से नॉर्मल रिश्ते कायम करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस पूरी चीज की शुरुआत ही ऐसी हो गई कि जस्टिन ट्रूडो ने बोल दिया कि कनाडा में सिख जो भी कर रहे हैं वो मानवाधिकार के तहत उनका राइट है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर लेकिन अब जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, अब आपको क्या लगता है कि इससे कैसे डिफेंड करना चाहिए, कैसे खुद को डिस्टेंस करना चाहिए इंडियन स्टेट को? देखिए, भारत सरकार बहुत मजबूती से पूरे मामले में डील कर रही है। एक चीज मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर और बड़ा हिस्सा इसमें श्री अजीत डोभाल का भी है, उन्होंने ये तो तय कर लिया कि भारत अब से ऐसे रिश्तों को मजबूती की फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ डील करेगा। लेकिन भारत जो है डायलॉग के लिए ओपन है। अगर कनाडा की सरकार आज एक साथ बैठकर एक दूसरे को बराबरी का दर्जा देते हुए बातचीत करेगी तो विदेश मंत्रालय उस पर डेफिनेटली सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन कनाडा की सरकार बार बार क्या कर रही है कि वो भारत को किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, एक करीमा बलोच करके पाकिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, उनको भी कनाडा में मार दिया गया। और उस वक्त तो हमने नहीं देखा कनाडा में एक पाकिस्तानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को मार दिया गया है। उस वक्त कनाडा की सरकार ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया। तो ये शायद थोड़ा उनकी दोहरी चरित्र दिखाता है। ऐसा करने से आज के रूल बेस्ड इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में कनाडा की किरकिरी होगी। भारत जो है चाहता है कि हम कनाडा के साथ मिलकर रहें, क्योंकि दोनों देश काफी चीजों पर अग्रसर हो गए हैं। मैं खुद एयरफोर्स में 34 साल तक एक फाइटर पायलट था। डिफेंस के मामले पे भारत और कनाडा काफी जगह कोऑपरेट कर सकते हैं, करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं। लेकिन अगर कनाडा की सरकार इस तरह से एक दोगलापन का रुख अख्तियार करेगी तो मेरे ख्याल से दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं, खास तौर से डिफेंस के मामले में जो कॉपरेशन है, इंटर ऑपरेबिलिटी की बात हो रही थी, ये सब तो शून्य क्या नेगेटिव टेरेन में चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। जी रंजीत जी, अब बहुत सारे लोग दबी जुबान से ही लेकिन ये भी कहने लगे हैं कि फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी दिखता है इसमें, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक अगर जो किसी ने आग लगाई है, कनाडा ने आग लगाई है, तो हम कैसे कह सकते? देखिए, ये कैसे ट्रूडो साहब ने बोला है और उनको थोड़ा बुरा लगा मे भी जब यहाँ थे कि भाई आप अपना टेररिज्म को कंट्रोल में रखो। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीधा सीधा बात किया है। हर एक सब्जेक्ट कहाँ भी जाते हैं वो बात करते हैं कि हम सबके साथ रहने चाहते हैं, देश के कुटुंबम है, गैदरिंग ऑफ पीपल है। तो ये जो टेररिज्म कितने सालों से खालिस्तान चल रहा है, ये पाकिस्तान की सपोर्ट से होता है भारत के बॉर्डर पे, तो ये बिल्कुल कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट बनाई है, एब्सर्ड, बिल्कुल एक इंग्लिश का लफ्ज यूज किया है, एब्सर्ड। तो अब देखेंगे
क्या होता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी हमारी बहुत ही प्रधानमंत्री के टाइम पे उतना इतना अटेंशन दिया है, देश में जाके लीडर से मिले, पता नहीं कितनी दफा ट्रूडो साहब से कहाँ मिले हैं, उनकी दोस्ती भी है। तो दोस्ती में ऐसा स्टेटमेंट बनाना एक लीडर और पूरा इल्जाम लगा देना भारत के ऊपर, भारत नहीं सह सकता। सर, स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जारी की है, वहां पर रह रहे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इसके, आप दोनों से जानना चाहूंगी छोटे में। देखिए, जो भारतीय स्टूडेंट हैं उनको डरने की कोई वजह नहीं है। कनाडा में जो इंडियन कम्युनिटी है उनका पूरा सपोर्ट है, कनाडा में जो हिंदू हैं उनका भी पूरा सपोर्ट है भारतीय स्टूडेंट को। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो सिख हैं, उनमें सिख जो कम्युनिटी है उनमें से भी 99% जो हैं वो भारत के प्रति और भारतीय स्टूडेंट के प्रति सम्मान और सहयोग का भाव रखते हैं। तो 1-2% इक्का दुक्का शायद घटना हो सकती है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर कोई भी खतरा हो तो वो जहां पर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, ऐसी जगहों से दूर रहें। और कुछ भी अगर हो तो तुरंत जाके भारत के काउंसलेट में और लोकल पुलिस के यहाँ पर खबर दे दें। हमारे स्टूडेंट्स को डरने की कोई बात नहीं है, अपने हॉस्टल में रहें, सेफ रहें। जी रंजीत सर, आप क्या बोलेंगे? जिस तरह से ये पूरा मामला एस्केलेट हो रहा है सर, पहले तो ये आप दोनों को क्या लगता है, क्या किया जा सकता है दोनों देशों के रिश्ते को सुधारने के लिए? नहीं, देखिए, पहली तो जस्ट संक्षेप में बता देता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल फिक्र करना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ वो फाइनेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स वहाँ के और हमारे, और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह का झगड़े में हुए। कनाडा एक पैसे वाला देश है, सबको सब्सिडी मिलती है, तो कोई मेरे ख्याल निर्दोष काम नहीं होगा स्टूडेंट्स के ऊपर। एक दो हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स बिल्कुल सेफ हैं। अब क्या होगा, डिप्लोमेसी हमारे भारत से अंडरग्राउंड होती है डिप्लोमेसी, हमें नहीं पता होगा क्या नीचे बात हो रही है दोनों देशों में, क्योंकि ये पब्लिक में नहीं आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है दोनों देश कोशिश करेंगे, करना चाहिए मेरे ख्याल, कि ये जितना जल्दी से जल्दी हल हो जाए और थोड़ी सी अपॉलॉजी मिले कनाडा से, ताकि भारत पे जो काली दाल फेंकी है किसी ने वो अलग हो जाए, और हमारी इज्जत जो अभी बहुत आगे बढ़ गई G20 के बाद। पुतिन साहब जानते हैं, हमारे चाइनीज लीडर जानते हैं, और नहीं आए थे G20 पे, तो उनको भी उम्मीद हो कि यूक्रेन रही है, बाकी प्रॉब्लम्स में अफ्रीका हो रहे हैं, पैलेस्टीन में हो रहे हैं, अब एक और छोटा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या झगड़ा कर रहा है। देवनाथन सर, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए, मैं उम्मीद आशावादी हूं, और कनाडा को सिर्फ इतना ही करना है कि चुपचाप बिना शोर मचाए हुए भारत सरकार को बैकडोर डिप्लोमेसी से एक हिंट दे दे कि ये जो बदमाश है गुरपत सिंह पन्नू, वह उसको थोड़े दिनों के लिए थोड़ा चुपचाप और शांत रहने के लिए कर देंगे। वो उछलकदमी ना करे और कोई शरारती कार्रवाई ना करे। इसी से आप देखेंगे कि अगले एक हफ्ते में ही दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक हो जाएंगे और शायद भविष्य में मधुर भी हो जाएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।